अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशेमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस चैनल पे डिफरेंट एसेट क्लासेस, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हैं जिसके थ्रू हम अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर सकें। तो उसी थीम को लेते हुए आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कि आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, जो कि दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लास है आफ्टर रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली देखें तो ये दुनिया का सबसे सेकेंड मोस्ट डिजायर्ड कमोडिटी है, डिजायर्ड मेटल है, डिजायर्ड एसेट क्लास है आफ्टर रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स आप अगर इसमें देखें तो ये जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेके अभी तक मेटल ये ऐसा है जो ये एक ऐसा प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस कमोडिटी है जिसको लोग हमेशा डिजायर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से 6 डिफरेंट तरीकों से इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रेफरेंस गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। हम बात करेंगे एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, हर टाइप की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जिसमें आप देखेंगे कि क्या आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं किसी भी ऑप्शन में अगर आप उसके थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन अब थोड़ी सी इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपने गोल्ड में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, इट्स एन एक्सीलेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। सो दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो 1973 से लेके 2024 तक यूएस की इकोनॉमी में जो 8 रिसेशंस आई हैं उसमें से 6 रिसेशंस में से गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया S&P 500 को। इवन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 24-25% रिटर्न मिला है। गोल्ड की इटसेल्फ एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। कंपेयर इसको अगर आप करें किसी कैश से या किसी अमाउंट से जो आपके पास मनी पड़ी हुई है उससे अगर कंपेयर करें तो देखें गोल्ड की इटसेल्फ अपने आप में ही एक प्रीशियस वैल्यू होती है, एक मेटल है, वो उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसको वैल्यू वो लूज आउट नहीं करता जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू जो कैश होता है आपकी उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म होने लगती है। जितना भी इन्फ्लेशन रेट होगा उतनी ही आपकी कैश की वैल्यू कम होगी। लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास होता है जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, वो किसी गारंटी ऑफ द स्टेट की ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो वो उसकी गारंटी, उस रुपये की गारंटी आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है। इंडियन रुपीस की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी बैकिंग देती है, उसकी गारंटी देती है। आप जब भी उसमें देखते हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स का सिग्नेचर होता है। इसी तरीके से यूएस की जो USD की बात करें तो उसमें यूएस गवर्नमेंट उसको बैक करती है। इसी तरीके से लेकिन जो गोल्ड होता है उसकी अपने आप में एक वैल्यू होती है, उसकी कोई बैकिंग गवर्नमेंट नहीं देखी होती, उसकी अपनी डिमांड, उसकी अपनी सप्लाई, उसकी अपनी प्रीशियस मेटल के स्टेटस एक कमोडिटी के तौर पे उसका जो है ना अपने आप में ही एक स्टोरेज होती है वैल्यू की। तो दोस्तों, गोल्ड इस वजह से बड़ा डिजायर किया जाता है और सिर्फ अभी नहीं, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें पुराने ज़माने के राजा महाराजा नवाब बादशाहों को अगर देखें तो वो ज्वेलरी, गोल्ड, इन सब चीज़ों को बड़ा प्रेफर करते थे। किसी भी फेमस बादशाह को आप देखें, आज भी इवन मोनार्कीज को देखें तो वो लोग के पूरे जो सबसे ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन होती है एक बादशाह को एक नॉर्मल इंसान से अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो वो ज्वेलरी या गोल्ड की वजह से होता है। पहले ज़माने में भी ऐसे होता था कि कितने गोल्ड रिजर्व्स एक किसी रॉयल के पास हैं, किसी मोनार्की के पास हैं, उसी की बेसिस पे वो अपने अमाउंट्स को करता था। उस ज़माने में रुपीज़ और ये इस तरीके की चीज़ें, पेपर करेंसी तो होती नहीं थी, तो गोल्ड या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू वाले आइटम ब्रॉन्ज या कॉपर के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे। तो ये मेटल्स जो हैं आपके, ये आपके वो कहते थे, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। उसी तरीके से हम गोल्ड की बात करें तो कोई भी पॉलिटिकली अनसर्टेन सिचुएशन में गोल्ड सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। ऑफकोर्स अगर किसी अनस्टेबल मुल्क में आप रहते हो या अनस्टेबल लोकेलिटी में या ज्योग्राफी में आप रहते हो, उधर आपको नहीं पता कि कितनी आज आपके पास जितना पैसा है वो कल कितना आपके पास होगा। तो उस केस में आपके पास एक अच्छा हेज होता है गोल्ड। अगर आप गोल्ड में रखते हो अपने कैपिटल को, अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उसकी अगेंस्ट उसकी वैल्यू कम उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आपके पेपर करेंसी की होती है। सेकेंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है और रिस्क मिटिगेशन होती है। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। तो आज हम जिन 6 पॉइंट्स की बात करेंगे या 6 डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर है वो है ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना। देखिए, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। घर की खवातीन ज्वेलरी पहनती हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करती हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होती है। फैमिलीज़ के पास होती हैं ज्वेलरीज में इन्वेस्टमेंट, शादी में, किसी पार्टी में, किसी दावत में आप बड़े बड़े सेट पहनते हो, लोग गिफ्ट देते हैं ज्वेलरी का, ये बड़ा अच्छा इस सेंस में होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस होते हैं ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि आपको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है, आपको एक सिक्योर जगह चाहिए होती है, आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप सेफली स्टोर कर सको अपने ज्वेलरी को। सेकेंडली, आपके पास कोई तरीका नहीं होता कि आप उसकी प्योरिटी को एवेल्युएट कर सको अनलेस आपको कोई फैमिली ज्वेलर हो जो आपके बाप दादा के वक्त से आपको जो है सर्व कर रहा हो।
तो उसमें अगर आप कोई भी ज्वेलर से खरीदते हो ज्वेलरी, तो आपको ये नहीं पता होता कि उसमें कितना प्योरिटी है, कितनी नहीं है, कौन से कैरेट का है, 18 का है, 20 का है, 21, 24 जितने का भी होता है, उसके आपको नहीं पता चलता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट वैसी बढ़ जाती है। एक तो आपकी स्टोरेज की वजह से एक कॉस्ट होती है, स्पेस होती है, आपको ऑफकोर्स उसको सिक्योर सेफली रखना पड़ता है। उसके अलावा आपको मेकिंग चार्जेस आपको ज्वेलर को देना पड़ता है। इसके अलावा ऑफकोर्स अगर आप यूएई में या किसी और मुल्क में हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, वैट देना पड़ता है, जो कि यूएई में 5% है, जो कि आप कोई भी ज्वेलरी लेते हो तो उस पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर हम बात करें तो ये बेचने में बड़ा मुश्किल होता है। आप फॉरेन ज्वेलरी को, ये एक इलिक्विड एसेट है, आप फॉरेन जाके किसी ज्वेलर को जाके सस्ते में तो बेच सकते हो, लेकिन वो आपको उस दाम पे नहीं बेचेगा जिसमें आपको डिजायर होगी, जिसमें आपकी ख्वाहिश होगी। तो बहुत सारे लोग इसको गिरवी रखवा देते हैं, मॉर्गेज करवा देते हैं और लोन भी ले लेते हैं इसके अगेंस्ट, लेकिन आपको वो डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिलेगा कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो मेरी हमेशा से इसमें अप्रोच ये रहती है कि जो घर की खवातीन के पास जो ज्वेलरी होती है वो 1 से 2% या 2.5% आपकी टोटल वेल्थ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें, वो आपके लिए काफी होता है। उसके अलावा आपको शायद ज्वेलरी में उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह और किसी दावत के अलावा आप उसको कहीं पहन भी नहीं सकते हो। ऑफकोर्स सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों के फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, तो वो होता है गोल्ड बार्स या कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूएई बहुत फेमस है अपने गोल्ड की वजह से, इसके डिफरेंट सूक्स हैं गोल्ड के। डेरा में आपको एक गोल्ड सूक मिलता है, आपको शारजा में आपको गोल्ड सूक मिलता है, आपको इवन न्यू आपको सूक्स मिलते हैं दुबई में। तो बहुत सारे आपके डिफरेंट लोकेलिटीज हैं जहाँ पे आप गोल्ड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाइंग एंड सेलिंग करें। इसको ऑफकोर्स कुछ ऐसी कंपनीज हैं और कुछ ऐसी रेगुलेटरीज बॉडीज हैं जो कि आपको ऑफकोर्स गारंटी करती हैं कि एक गोल्ड आपका 99.9% प्योर है। अगर हम पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल बात करें तो वहाँ पे एयर बाई गोल्ड है, जो कि आपको ऑफकोर्स गवर्नमेंट बैक नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी है एयर बाई ग्रुप की, जो कि इसी तरीके से गोल्ड की बिस्किट्स आपको देते हैं। गोल्ड के बिस्किट्स एंड कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का सबसे फायदा ये होता है कि आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। आपकी वो वैल्यू पूरी की पूरी उतनी ही रहती है जो कि आपने जिस पर परचेज किया, जब आप बेचने जा रहे हो जो भी करंट गोल्ड का रेट होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको स्टोरेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको जगह और स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है। आपको घर पे किसी भी रीजन से अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है तो आपसे चोरी हो सकता है, आपसे डकैती हो सकती है। इसके बारे में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस गोल्ड के बिस्किट का कोई और यूज़ नहीं है। आपको पहन के नहीं जा सकते हो, जिसमें ज्वेलरी में जो एडवांटेज था वो आप उसमें नहीं कर सकते हो। ऑफकोर्स आपको टैक्सेशन इधर भी अप्लाई करती है, ऑफकोर्स आपको वैट देना पड़ेगा। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो गोल्ड बिस्किट्स इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी गोल्ड सूक में जाके प्रॉपर प्योरिटी चेक करके किस ग्रामेज का आपको चाहिए, उसके रेट के हिसाब से आप जो भी उसका रेट होगा उसके हिसाब से आप परचेज कर। फिजिकल फॉर्म में आपके पास होता है तो आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो अपने पास। जैसे दूसरे जो एसेट क्लासेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स में अगर बात करें तो वो स्टॉक्स आपके पास नहीं होते। आप क्राउड फंडेड अगर प्लेटफॉर्म्स में आप इन्वेस्ट करते हो, जो आपकी एसपीवीज होती हैं आप उसको नहीं देख सकते हो, ऑफकोर्स आपके पास डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए गोल्ड अगर आपके पास बार के फॉर्म में है तो गोल्ड कॉइन में या बार के फॉर्म में है तो आप उसको ऑफकोर्स फिजिकली देख सकते हो, आपके पास इन पर्सन होता है तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं इसके गोल्ड के। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गोल्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो कि पूरी मार्केट को आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जीएलडी की बात करें या आईएयू की बात करें, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि ट्रेड होते हैं यूएस की मार्केट में, जो कि पूरे के पूरी गोल्ड के कमोडिटी को बेंचमार्क कर रहे होते हैं। जो भी मूवमेंट गोल्ड की ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी मूवमेंट हो रही होती है उसी प्राइसेस पे वो मूव कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं देनी, आपको स्टोरेज आपको नहीं देखनी है, सिक्योरिटी का आपको कोई कंसर्न नहीं है अपने लेना अपने ऊपर, आपने कोई ऐसी अपने पास फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना, तो आप इस एक आसानी से इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 0.25%, 0.15% आपको जो ईटीएफ की मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होती है बस वो बेयर करनी पड़ती है। बाकी आपको वो एक सिक्योर वे से डिजिटल फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्लोबल गोल्ड की कमोडिटी की प्राइसेस को देखते हुए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो उस ईटीएफ में। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएई में बैठे हुए आप सिंपली सर्वा या बराका में आप जाके उसमें गोल्ड के ईटीएफ्स हैं, जीएलडी टिकर इसका नंबर है, टिकर नेम है, इसका सिंबल नेम है जीएलडी, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा आप आईएयू को यूज़ कर सकते हो। तो इधर से आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन ईटीएफ्स में। बाय द वे, अगर आपने सर्वा और बराका में इन्वेस्टमेंट करना है यूएस के स्टॉक्स में या फिर इसी तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिए, जिनके थ्रू आपको $50 मिलेंगे अगर आप ज्वाइन करते हो इनको, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। इससे लिंक एक और जो चीज़ होती है जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो वो होता है गोल्ड की कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल कैनेडियन बेस्ड एक कंपनी है बैरक गोल्ड माइनिंग कंपनी, उसको अगर आप करते हो इसका टिकट सिंबल नेम आपका आता है गोल्ड के नाम से, GOLD के नाम से। आप उसमें भी सर्वा और बराका के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो डायरेक्ट कंपनीज ऐसी हैं जो कि गोल्ड की माइनिंग करती हैं, गोल्ड में ही इन्वेस्ट करती हैं, गोल्ड में ही बेचती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो तो वो बैरक गोल्ड कंपनी के उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपने ऐसे ही करना है।
दोस्तों वो होता है कि आप डायरेक्टली गोल्ड की कमोडिटी में इन्वेस्ट करें। इन्हीं प्लेटफॉर्म सर्वा और बराका के थ्रू आप गोल्ड की कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा पे मैंने आपको जैसे पहले भी दिखाया था, डिफरेंट कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, व्हीट में, कॉपर में, इसमें ऑफकोर्स ऑयल्स में। आप इसी तरीके से गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप कमोडिटी के प्राइसेस में इंटरेस्टेड हो और उसके रिटर्न्स को हिस्टोरिकली आप वैल्यूएट करते हो, देखते हो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या होते हैं। तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आप डिजिटल फॉर्म में ही गोल्ड को परचेज कर सकते हो, इनफैक्ट फिजिकली या इन पर्सन लेने के बजाय। अब जो छठा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है डिजिटल गोल्ड का। डिजिटल गोल्ड बेसिकली एक आपके पास एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं खरीदना पड़ रहा। पिछले जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे वो उसमें आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना था, या फिर आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि गोल्ड की कंपनीज होती हैं। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड परचेज करते हो। बेसिकली होता ये है कि आप गोल्ड नहीं खरीद रहे होते हो, आप वर्चुअल फॉर्म में गोल्ड खरीद रहे होते हो। तो जैसे कि लिव बैंक, LIV बैंक जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं लिव बैंक के तौर पे, ENBD बैंक से बैक्ड है, वो आपको डिजिटल गोल्ड सेल करता है। आप उसको परचेज करते हो, उधर अकाउंट खोलते हो, एज स्मॉल एज एन अमाउंट ऑफ 500 दिरहम्स आप स्टार्ट कर सकते हो। आपकी कोई ट्रांसफर फीस नहीं होती। वर्चुअल फॉर्म में आप गोल्ड परचेज करते हो, आप उसको हर महीने आप इसमें खरीदते रहो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, और आपको वो फॉर्म में वर्चुअल फॉर्म में आपके पास वो गोल्ड जमा होती है। फीस नहीं होती लिव की अगर हम बात करें, उसमें सिर्फ कन्वर्जन फीस होती है, और कोई भी आपको आप उसको ईजिली लिक्विड है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे बाकी की भी मैंने ऑप्शन आपको बताया एक्सेप्ट फॉर ज्वेलरी एंड फिजिकल गोल्ड बार्स के, तो ये बाकी ऑप्शन भी आपके लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो आप आराम से इनको बेच सकते हो मार्केट में की प्राइसेस में, आप उनको सेल कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड से की प्राइसेस से थोड़े से सस्ते होते हैं। फिजिकल गोल्ड की प्राइसेस जब आप लिव में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें थोड़ी सी सस्ती होती है क्योंकि स्टोरेज और इंश्योरेंस की कॉस्ट आपको लिव में नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिजिकल गोल्ड में ऑफकोर्स अकाउंट फॉर होती है, तो इसलिए फिजिकल गोल्ड के रेट्स ज़्यादा हायर होते हैं लिव के कंपैरिजन में। इसी तरीके से अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक स्टार्टअप है फासिट के नाम से, जिसने ओरो के नाम से अपना एक टूल इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें वो टोकनाइज गोल्ड आपको बेचते हैं। तो बेसिकली आप $1 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो उनकी टोकन्स में, और उसमें इन्वेस्ट करते हुए आप अपना गोल्ड का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जो बैक्ड बाय गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड परचेज किया हुआ। उन्होंने ब्लू चिप इंश्योरेंस कंपनीज को के थ्रू और स्टोर किया हुआ होता है उन कंपनीज में। वो ओरो की अगर आप बात करें तो सिर्फ 1 डे लॉक इन पीरियड के बाद अप टू $85 का आप उसके अगेंस्ट गोल्ड ले सकते हो अगर आपने रिडीम कराना हो। तो ये आपके पास एक तरीका होता है जिसमें आप थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप टोकन फॉर्म में या आप एक फ्रैक्शनल फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन डिजिटल गोल्ड के मैंने आपको बताया। तो ये 6 तरीके हैं दोस्तों जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा नजर आता है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि लोगों को गोल्ड की बड़ी अट्रैक्शन होती है रियल एस्टेट के बाद, तो मैंने कहा आपको मैं इस बारे में बताऊं। आसिफ और लिव बैंक के अलावा भी आप एमरेट्स NBD एंड रैक बैंक के थ्रू आप जो है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के अकाउंट्स खोल सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन हैं जिधर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दैट्स इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।